चलिए इसी क्लिप में आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर जो एक सेटलमेंट का जो पहला टाइप था जिसमें डिलीवरी वर्सेस पेमेंट का मैकेनिज्म था, उसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेलर ने 100 किलो 100 केजी माल डिलीवर कर दिया और बायर ने उसे क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। ठीक है जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं ए के अंदर। अब बी पॉइंट जिसको लेकर के आप थोड़ा सा फिक्रमंद हो रहे थे, वो यहाँ पर आ गया है कि सेटलमेंट का जो दूसरा टाइप था जो कि कैश सेटलमेंट था, उसको यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप पढ़िएगा यहाँ पर क्या दिया हुआ है। कैश सेटलमेंट का मतलब क्या है, पे इन पे आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अभी भी शायद आपको पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है कि यहाँ पर कैश सेटलमेंट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कैश सेटलमेंट वाले दिन पे इन पे आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा, यानी कि सिर्फ क्या होगा, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अभी भी अगर आपको पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है कि भाई यहाँ पर तो बता भी दिया गया, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी देखो तुम्हें समझ में आने जा रहा है। तो यहाँ पर नीचे जो सिनेरियो 1 आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो आपको बताया जा रहा है कि ऑन द डे ऑफ सेटलमेंट कैश मार्केट मूव्स हायर देन एग्रीड प्राइस, यानी कि फॉरवर्ड प्राइस। तो बताया जा रहा है कि भाई ठीक है 25 मई का दिन आया और 25 मई को हम एक खास तरह से सेटलमेंट करने जा रहे हैं, यानी कि कैश सेटलमेंट करने जा रहे हैं, यानी कि सेलर को माल नहीं डिलीवर करना है। तो ऐसी स्थिति में किस तरह से सेटलमेंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट, जो बार बार बोला जा रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट किस तरह से होता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो 25 मई वाले दिन एक पहला सिनेरियो, यानी कि पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि 25 मई जब आई, यानी कि सेटलमेंट का दिन आया, तो उस दिन जो स्पॉट मार्केट में जो प्राइस चल रहा था वो उस प्राइस से ज्यादा चल रहा था जिसको कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्री किया गया था। यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था 25 मई पर सेटलमेंट करने को, तो उसके अंदर हमने एक प्राइस पर एग्री किया था। वो प्राइस क्या था, 22 रुपए पर केजी का प्राइस था, तो उसी प्राइस को ही फॉरवर्ड प्राइस बोल रहे हैं। स्पॉट मार्केट के अंदर स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर जो प्राइस है वो स्पॉट प्राइस, बिल्कुल क्लियर है। उसी तरह से हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया माल को आगे फ्यूचर में किसी डेट पर डिलीवर करने का, तो उसके अंदर जो 22 रुपए पर केजी का जो प्राइस एग्री किया गया वो अपने आप में क्या कहलाता है, वो फॉरवर्ड प्राइस कहलाता है। बिल्कुल क्लियर है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो बताया ये जा रहा है कि जब 25 मई की डेट आ गई, यानी कि सेटलमेंट का दिन आ गया, तो कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है कि जिस फॉरवर्ड प्राइस के ऊपर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जो स्पॉट 25 मई को भाई स्पॉट मार्केट में भी तो स्पॉट प्राइस चल रहा होगा ना, तो जो स्पॉट मार्केट में जो स्पॉट प्राइस चल रहा है, यहाँ पर कैश मार्केट जो है उसको बोला गया है। तो अभी हम इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि कैश मार्केट और स्पॉट मार्केट सेम होते हैं। तो भले मैं स्पॉट मार्केट बोलूँ या कैश मार्केट बोलूँ, भले मैं स्पॉट प्राइस बोलूँ या कैश प्राइस बोलूँ, सारी चीजें सेम है, बिल्कुल ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि स्पॉट प्राइस और कैश प्राइस, स्पॉट मार्केट और कैश मार्केट को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक की जगह पर दूसरे वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। तो हो सकता है मैं बोलने में स्पॉट प्राइस बोलूं या कैश प्राइस बोलूं, स्पॉट मार्केट बोलूं या कैश मार्केट बोलूं, तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो बोला ये जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर सिनेरियो 1 लिख करके आ रहा है कि एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि एक तरफ तो फॉरवर्ड प्राइस है जिसके ऊपर हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है जी, और दूसरी तरफ 25 मई वाले दिन जो कैश मार्केट के अंदर कैश प्राइस चल रहा है, यानी कि स्पॉट मार्केट के अंदर जो स्पॉट प्राइस चल रहा है, वो स्पॉट प्राइस जो है वो फॉरवर्ड प्राइस से ज्यादा चल रहा है। पिक्चर क्लियर हो रही है, आपको समझ में आ रहा है? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा हम देखते हैं, यहाँ पर फर्दर एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बताइए कि किसको प्रॉफिट होगा, किसको लॉस होगा। सर्टेनली आई मीन बायर को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि 22 रुपए पे उसने पहले से क्या कर रखा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, तो 22 रुपए में क्या करेगा, आई मीन माल खरीदने के लिए उसके पास राइट है। और सेलर को क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि कैश मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, ज्यादा चल रहा है, लेकिन उसे माल जो है वो क्या करना पड़ रहा है, उसे 22 रुपए में बेचना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है ना आपके? तो एक तरह से बायर को प्रॉफिट हो रहा है और सेलर को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है जी। तो आई मीन यहाँ पर बस जितना प्रॉफिट और जितना लॉस हो रहा है सिर्फ उसका एक्सचेंज होगा, यानी कि जिसको लॉस हो रहा है वो लॉस जो है, वो लॉस का अमाउंट जो है जिसको प्रॉफिट हो रहा है वो उसको दे देगा, ठीक है जी। यहाँ पर कोई माल की डिलीवरी नहीं होगी। तो इस तरह का जो सेटलमेंट होगा वो एक कैश सेटलमेंट के तौर पर जाना जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर अभी क्लिप में देखने जा रहे हैं, बताया जा रहा है आपको कि इसने क्या किया था, ध्यान से देखिए, 22 रुपए में सेलर ने माल बेचा था और आज 25 मई वाले दिन भाव मार्केट में क्या चल रहा है, 24 रुपए चल रहा है। तो एक तरह से सेलर को क्या हो रहा है, 2 रुपए पर किलो
₹2 पर केजी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 100 किलो पर उसे टोटल कितना लॉस हो रहा है, ₹200 का लॉस हो रहा है। इसी तरह से बायर है, बायर ने ₹22 पे क्या कर रखा था, पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और जब 25 मई के दिन आया, जब 25 मई की डेट आई, तो भाव मार्केट में क्या चल रहा था, स्पॉट मार्केट में ₹24 पर केजी चल रहा था। तो इस तरह से इससे ₹2 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो 100 किलो पे उसे ₹200 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर बस क्या होगा, जैसे कि हम क्लिप में भी देखेंगे कि जो सेलर है जिसको ₹200 का लॉस हो रहा था, वो बायर को वो ₹200 दे देगा। ठीक है जी। तो इस तरह से देख रहे हैं सेलर थोड़ा सा दुखी हो रहा है और बायर जो है वो थोड़ा सा हैप्पी हो रहा है। थोड़ा सा क्या, उसे हैप्पी होने की ज़रूरत भी है। तो यहाँ पर हमने ये कैश सेटलमेंट को हमने समझा कि कैश सेटलमेंट में क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि सेलर माल को डिलीवर कर रहा है। कैश सेटलमेंट जो है वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट है, जो कि किसके कंपैरिजन में होगा, सेटलमेंट वाले दिन जो स्पॉट मार्केट के अंदर, कैश मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रहा होगा उसके कंपैरिजन में जो फॉरवर्ड मार्केट में जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसके अंदर जो फॉरवर्ड प्राइस था उसको कंपेयर हम जब करेंगे तो निकल करके आएगा कि किसको प्रॉफिट हो रहा है और किसको लॉस हो रहा है। तो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का एडजस्टमेंट हो जाएगा और ऐसे सेटलमेंट को ही हम कैश सेटलमेंट बोलते हैं। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि सेटलमेंट दो तरह से हो सकता है। एक सेटलमेंट कौन सा होता है, डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट होता है, और दूसरा सेटलमेंट क्या होता है, कैश सेटलमेंट होता है। तो यहाँ पर जो मैंने सिनेरियो 1 एक्सप्लेन किया तो वो बायर को फेवरेबल था कि बायर ने कम रेट पे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था और क्या हो गया, मार्केट जो है वो मूव अप कर गया, मार्केट बढ़ गया और इस तरह से बायर को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अभी हम सिनेरियो 2 भी देखते हैं क्योंकि कोई भी सिनेरियो हो सकता है। तो यहाँ पर सिनेरियो 2 आ रहा है। सिनेरियो 2 आपको बताया जा रहा है कि सिनेरियो 2 इस तरह का सिनेरियो है कि 25 मई यानी कि सेटलमेंट की डेट आती है, सेटलमेंट वाला दिन आता है। उस दिन जो स्पॉट मार्केट में, कैश मार्केट में जो प्राइस चल रहा होता है वो फॉरवर्ड प्राइस के कंपैरिजन में नीचे चल रहा होता है। यानी कि 3 महीने पहले एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, उस पर ₹22 का भाव क्या हो गया, तय हो गया और ये तय पाया गया कि 25 मई को इसी रेट के ऊपर क्या होगा, सेटलमेंट होगा। अब दिन आगे बढ़े और 25 मई का जब दिन आया तो 25 मई वाले दिन क्या स्पॉट मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रहा था, यानी कि कैश मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रहा था, वो प्राइस जो था वो इस ₹22 से नीचे चल रहा था। ठीक है ना, यानी कि मार्केट जो थी वो 25 मई तक आते आते टूट चुकी थी। 25 मई तक आते आते भाव क्या हो चुके थे, गिर चुके थे। तो ऐसी स्थिति में किसको प्रॉफिट होगा, डेफिनेटली सेलर को प्रॉफिट होगा, क्योंकि सेलर ने पहले ऊपर के रेट के ऊपर यानी कि महंगे रेट के ऊपर क्या कर रखा था, माल को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। ठीक है ना। अब मार्केट जब 25 मई आई तो मार्केट टूट चुकी थी, प्राइसेस टूट चुके थे, लेकिन क्योंकि सेलर ने तो ₹22 पर ही माल को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, तो आज उसे स्पॉट प्राइस के कंपैरिजन में, कैश प्राइस के कंपैरिजन में उसे क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है। और बायर को उल्टा क्या हो रहा है, बायर को लॉस हो रहा है, क्योंकि बायर ने क्या कर रखा था, ₹22 पे माल को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, लेकिन जब तक 25 मई आई तब तक भाव क्या हो चुके थे, टूट चुके थे। तो एक तरह से जब 25 मई वाले दिन का क्या सिनेरियो हो रहा है, एक ऐसा सिनेरियो हो रहा है कि बायर जो है वो महंगे दाम पर माल को खरीदने के लिए मजबूर है, क्योंकि पहले से उसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। जबकि 25 मई वाले दिन जो भाव है मार्केट में, स्पॉट मार्केट में, कैश मार्केट में, वो क्या हो रहा है, वो कम चल रहा है। तो चलिए हम इस सिनेरियो को भी देख लेते हैं कि ये सिनेरियो क्या है। तो ये सिनेरियो कुछ इस तरह से प्ले आउट हो रहा है। बायर और सेलर को प्रॉफिट एंड लॉस की क्या सिचुएशन पैदा हो रही है उसको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया गया है कि सेलर ने ₹22 पे माल बेच रखा था और स्पॉट मार्केट में जो प्राइस टूटा वो टूट करके ₹20 पे आ गया। लेकिन क्योंकि सेलर ने ₹22 पे माल को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, तो इस तरह से उसे ₹2 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और 100 किलो पर उसे ₹200 का प्रॉफिट हो रहा है। दूसरी तरफ जो बायर है, बायर ने क्या किया था, ₹22 पे माल को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था और जब 25 मई आई तो 25 मई वाले दिन जो स्पॉट में रेट चल रहा था वो ₹20 का चल रहा था, तो एक तरह से वो उसे महंगा खरीदना पड़ रहा है, तो उसे ₹2 का लॉस हो रहा है। तो एक तरह से क्या हो रहा है, उसे 100 kg पर ₹200 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ भी कैश सेटलमेंट ही हो रहा है, यहाँ पे कोई माल की डिलीवरी नहीं होगी, बस क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस का एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से बायर जो है वो ₹200 किसको दे देगा, सेलर को दे देगा। और यहाँ पर सेलर अगेन इस सिनेरियो में हैप्पी हो रहा है और जो बायर है वो क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा दुखी हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम फॉरवर्ड मार्केट को हम समझ पा रहे हैं कि फॉरवर्ड मार्केट के अंदर किस तरह से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं
उसके अंदर सर्टेन फॉरवर्ड प्राइस होता है, और जब सेटलमेंट वाला दिन आता है तो उस दिन डिलीवरी वर्सेस पेमेंट का भी एक सिस्टम हो सकता है और एक कैश सेटलमेंट का भी सिस्टम हो सकता है, जिसमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट होता है। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को समराइज किया जा रहा है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये कंटेंट आ रहा है, इसको अच्छी तरह से आप ऑब्जर्व करिएगा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई डू पीपल इंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कि लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते ही क्यों हैं। ठीक है, यहाँ पर एक फार्मर का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जो अक्सर आप कभी बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी उस एग्जाम्पल को दिया जाता है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा एक विजुअल प्रेजेंटेशन है, तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आएगा और आप इसे ज़्यादा समय तक याद भी रख पाएंगे। तो यहाँ पर एक किसान है जिसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और ये सोच रहा है कि भाई मेरी फसल जो है वो अगले 3 महीने में क्या हो जाएगी, ये पक्का तैयार हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी सोच रहा है कि भाई अगले 3 महीने बाद प्राइस की बड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी, क्योंकि जब तक फसल आगे 3 महीने बाद बन के तैयार होगी तो पता नहीं क्या प्राइस चल रहा होगा। यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है कि लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं। तो यहाँ पर ये जो किसान है ये किसी बाइंग पार्टी के साथ, क्योंकि ये तो सेलर होगा ना, इसके पास माल होगा तो ये माल सेल करेगा। तो बताया जा रहा है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लोग क्यों करते हैं, कि नहीं इसी सारी ज़रूरतें जो हैं, इन्हीं ज़रूरतों की वजह से, इन्हीं सारी रिक्वायरमेंट की वजह से, इन्हीं सारी नीड्स की वजह से जो लोग हैं वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बताया जा रहा है कि फार्मर में इंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टुडे टू सेल हिज क्रॉप्स व्हेन इट इज़ रेडी इन फ्यूचर। तो कह रहे हैं कि भाई फार्मर जो है वो किसी बायर के साथ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जिसमें 3 महीने बाद जब फसल बन के तैयार हो जाएगी तब उस समय क्या होगा, इसका सेटलमेंट होगा। लेकिन इसमें इसको फायदा होगा, क्योंकि रेट जो होगा वो पहले से ही क्या कर लिया जाएगा, एग्रीड कर लिया जाएगा। तो एक तरह से जो प्राइस की अनसर्टेनिटी है वो क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो कुछ इसी वजह से या इन्हीं वजहों से या इन्हीं जैसी वजहों से अलग अलग पार्टीज जो होती हैं वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। आगे हम मूव ऑन करते हैं इसी क्लिप में। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने दिखाया जा रहा है, जो कि एक एक्सपोर्टर का है। बताया जा रहा है कि सचिन एक्सपोर्टर है, और जिसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, कह रहे हैं कि वो अपना गुड्स जो है, अपना माल जो है वो एक्सपोर्ट करता है, और वो फॉरेन करेंसी में क्या मिलती है, उसको पेमेंट मिलती है। आपको पता ही है कि फॉरेन करेंसीज जैसे कि डॉलर हो गया, तो डॉलर की जो रुपए के साथ जो एक्सचेंज रेट है वो डेली बेसिस के ऊपर क्या रहती है, चेंज रहती है, बड़ी वॉलेटाइल रहती है। अगर आप पिछले 3-4 साल की बात करिए तो 45 रुपीज़ पे डॉलर चला करता था, और आज की बात करें, आज मैं ये क्लास मई में डिलीवर कर रहा हूँ, तो पिछले अगर 3-4 साल की बात करें तो 45 रुपीज़ से रुपया चल करके आज कहाँ पर आ गया है, 65-66 पे आ गया है। तो आपने देखा कि कितना डॉलर की जो प्राइस रहता है, जो एक्सचेंज रेट रहती है, वो कितनी ज़्यादा वॉलेटाइल रहती है। तो यहाँ पर एक एक्सपोर्टर का एग्जांपल दिया जा रहा है सचिन का, तो वो भी अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं और एक्सपोर्ट्स की जो वैल्यू उसको डॉलर में मिलेगी, जब वो रुपये में कन्वर्ट करेगा तो वो भी एक अनसर्टेनिटी से परेशान है, अनसर्टेनिटी को लेकर के दुखी है कि पता नहीं जब मेरी पेमेंट आएगी बाहर से तो मैं जब डॉलर बेच करके रुपये में कन्वर्ट करूंगा तो पता नहीं भाई मार्केट में क्या एक्सचेंज रेट चल रही होगी, पता नहीं किस एक्सचेंज रेट के ऊपर मुझे अपने बैंक से इन डॉलर्स को रुपये में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए वो क्या कर सकता है, वो पहले से ही किसी बैंक के साथ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि भाई ठीक है, आज हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 3 महीने बाद क्या करेंगे, इसका सेटलमेंट करेंगे, मैं आपको डॉलर दे दूंगा और बैंक एक सर्टेन एक्सचेंज रेट के ऊपर, यानी कि वो फॉरवर्ड प्राइस हो जाएगा। ठीक है ना। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, फॉरवर्ड प्राइस, एक फॉरवर्ड प्राइस पर, एक एग्रीड फॉरवर्ड प्राइस पर जो सचिन की जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स होंगी, एक्सपोर्ट की जो वैल्यू होगी, एक्सपोर्ट की जो पेमेंट होगी, उसको बैंक जो है वो एग्रीड फॉरवर्ड प्राइस के ऊपर रुपये में कन्वर्ट कर देगा। इसी को ही यहाँ पर इस क्लिप में एक्सप्लेन किया जा रहा है। आप देखिए, इसको बताया जा रहा है कि भाई इसकी जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं वो पाउंड में भी हो सकती हैं, येन में भी हो सकती हैं, डॉलर में भी हो सकती हैं। आप देखिए, इसको काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई दी हैं, बताया कि 6 महीने बाद उसको पेमेंट रिसीव होगी। कह रहे हैं एक्सचेंज रेट जो है वो 6 महीने बाद क्या होगी, ये अनसर्टेन है। कह रहे हैं इस अनसर्टेनिटी को रिमूव करने के लिए वो बैंक के साथ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसका कन्वर्जन जो होगा वो 6 महीने बाद होगा। ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट आज हो जाएगा। कह रहे हैं इसमें एक्सचेंज रेट जो होगी वो लॉक्ड हो जाएगी, अब किसी भी तरह की कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। ये एक्सचेंज रेट ही अपने आप में क्या होगी, फॉरवर्ड प्राइस होगी उस पर्टिकुलर करेंसी के लिए। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके अंदर जो प्राइस एग्रीड है वो फॉरवर्ड प्राइस हो गया। तो यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको समराइज किया जा रहा है, अच्छी तरह से आप देखिएगा इसको, कि इन बोथ द अबव एग्जांपल्स, जो अभी हमने फार्मर का एग्जांपल दिया और जो ये भी सचिन एक्सपोर्टर का एग्जांपल दिया, कहने दोनों हमने एग्जांपल में एक चीज़ कॉमन देखी कि दोनों लोग जो हैं वो अनसर्टेनिटी को रिमूव करना चाहते थे। ठीक है जी। कह रहे हैं कि अदर पार्टिसिपेंट्स इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट,
कह रहे हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और दूसरे पार्टिसिपेंट कौन कौन से होते हैं, उनका एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो स्पेकुलेटर होते हैं, जो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कर सकते हैं कि भाई मार्केट में आगे चल करके उन्हें लगता है कि प्राइस बढ़ेगा, तो जैसा कि हमने कैश सेटलमेंट में देखा था कि किसी पार्टी को प्रॉफिट हो रहा था, किसी पार्टी को लॉस हो रहा था, तो ऐसे स्पेकुलेटर्स हो सकते हैं, सट्टेबाज हो सकते हैं, जो आगे चल करके मार्केट में प्राइस क्या होगा उसको लेकर के उनका कुछ आइडिया है, कोई अनुमान है, और वो उस अनुमान को, उस आइडिया को, उस एनालिसिस को प्ले करना चाहते हैं कि पहले से ही हम क्या कर लेते हैं, किसी पर्टिकुलर असेट में, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी में या किसी पर्टिकुलर करेंसी में हम क्या कर लेते हैं, एज ए बायर या एज ए सेलर हम एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आगे चल करके रेट बढ़ेगा या रेट घटेगा तो उसके बेसिस पर हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो स्पेकुलेटर्स जो होते हैं वो नॉर्मली कैश सेटलमेंट के लिए जाते हैं जिसमें डिलीवरी नहीं होती है, लेकिन जो हमने किसान के एग्जांपल में देखा या इस एक्सपोर्टर के एग्जांपल में देखा, तो इस तरह के जो लोग जो जिनकी एक्चुअल नीड होती है वो लोग डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट पे जाते हैं, और स्पेकुलेटर्स जो होते हैं वो कैश सेटलमेंट के अंदर जाते हैं। चलिए अब जल्दी से नज़र डालते हैं हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की लिमिटेशंस के ऊपर। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, लिमिटेशंस का मतलब है कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जो कि ट्रेडर्स के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर के थोड़े से डिसएडवांटेजियस रहते हैं, यानी कि कुछ ऐसे लिमिटेशंस, कुछ ऐसी कमियां जिनकी वजह से जो ट्रेडर्स हैं, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करना चाहेंगे या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में इंटर नहीं करना चाहेंगे। तो कुछ ऐसी लिमिटेशंस होती हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की जो कि ट्रेडर्स के लिए, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए थोड़ी सी डिसएडवांटेजियस रहती हैं जब वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। तो इन्हीं कमियों, इन्हीं लिमिटेशंस के बारे में अभी हम इस स्लाइड के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम इस क्लिप के माध्यम से जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है, बल्कि यूँ बोले कि इललिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है, उसको हम समझते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो इललिक्विड होते हैं। तो यहाँ पर आपको इस क्लिप के माध्यम से ये दिखाया जा रहा है कि एक बायर है और एक सेलर है जिनके बीच में ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये 25 फरवरी को ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और 100 kg वीट का ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसकी सेटलमेंट डेट जो है वो 25 मई है, और जो प्राइस एग्रीड हुआ है वो 22 रुपये पर बाई सेल माल को किया जाएगा, ऐसा एग्री किया गया है। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो कि 25 फरवरी को हुआ है और 25 मई को इसका सेटलमेंट होना है। तो अब 25 फरवरी और 25 मई के बीच में एक 3 महीने का समय है, और इस 3 महीने के समय में ये जो सेलर है ये मार्केट से एग्जिट करना चाहता है, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट से वो एग्जिट करना चाहता है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि ज़रा आप अपने दिमाग पे जोर डालिए और मुझे बताइए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बायर और सेलर के बीच में, अगर ये सेलर इस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट करना चाहता है तो वो क्या करेगा कि जिससे वो इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या कर सकता है, एग्जिट कर सकता है। ज़रा सोचिए आप कि वो किस स्ट्रेटजी से इस कॉन्ट्रैक्ट से वो क्या कर सकता है, एग्जिट कर सकता है। इस क्लिप में थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये सेलर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट कर सकता है। ठीक है जी, देखने की कोशिश करिएगा, आप इसको ऑब्जर्व करिए। इस सेलर को एक नया सेलर जो है वो ढूंढना पड़ेगा, जैसे इस क्लिप में भी दिखाया जा रहा है, और ये एज अ बायर एग्जिट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, इस सेलर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो माल को डिलीवर करने की है। तो ये क्या करेगा, ये एक नया सेलर ढूंढेगा और इस नए सेलर को अपनी जगह लेकर के आ जाएगा। अब माल को जो डिलीवर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसके ऊपर होगी, वो इस सेलर के ऊपर होगी। तो इस नए सेलर से ये जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये इसमें एज अ बायर क्या करेगा, प्ले करेगा। तो ये खुद बायर बन जाएगा और अपनी जगह इस सेलर से अपनी पोजीशन को वो रिप्लेस कर देगा। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह का जो मैकेनिज्म होता है उसके थ्रू मार्केट से जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मार्केट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो ट्रेडर्स हैं इंगेज्ड हैं, वो अपनी पोजीशंस को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं और उनकी जगह नए ट्रेडर्स या नए पोजीशन होल्डर्स जो है वो आ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट में ऐसे लोग मौजूद हों
जो कि इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके अंदर वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो इंटर करना चाहेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो सेलर आ रहा है मार्केट के अंदर इस कॉन्ट्रैक्ट में, वो उसको ये स्पेसिफिकेशन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वो सूट कर रही हैं कि ठीक है ना, कि वो 100 kg वीट डिलीवर कर सकता है 25th ऑफ मई को, या 25th ऑफ मई के दिन वो सेटलमेंट करने के लिए रेडी है। और ये जो भाव है डिलीवरी का 22 रुपये, जो कि ये पहले बायर और सेलर के बीच में हुआ था, ये उसको सूट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी है कि मार्केट के अंदर हमेशा ऐसे लोग मौजूद हों जो कि पहले से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं बायर्स और सेलर्स के बीच में, वो नए लोगों को वो कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकेशन क्या करें, सूट करें। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। जैसे कि एक्सपोर्टर के केस का जो उदाहरण मैंने आपको दिया था कि कोई एक्सपोर्टर है जिसकी बाहर से एक्सपोर्ट से प्रोसीड्स आनी है, चाहे वो डॉलर में है, चाहे येन में है, चाहे पाउंड में है, या किसी और विदेशी करेंसी में, वो किसी बैंक के साथ क्या करता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो अब ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो कस्टमाइज है एक बैंक और एक एक्सपोर्टर के बीच में। तो ये संभव नहीं है, या ये पॉसिबल नहीं है, या यूं बोलें कि ये थोड़ा सा कम संभव है या कम पॉसिबल है, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है अपने आप में कि कोई तीसरे बंदे को भी इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिकेशन क्या करें, सूट करें, और पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसमें से एक पार्टी एग्जिट करे और दूसरी पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाए। तो ये इस तरह की जो एक लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, यूं बोले इलिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं उसके अंदर थोड़ा सा कम लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मार्केट बहुत छोटा है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मार्केट अपने आप में ह्यूज है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पार्टीज़ करती हैं, तो बहुत बड़े लेवल पे मार्केट में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं। ये एक डिसएडवांटेज है जिसके साथ एसोसिएटेड है, जिसके बारे में मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। लेकिन इसका मतलब, इसका कॉनोटेशन ये नहीं है, इससे आप ये मतलब नहीं निकालिएगा कि ये अपने आप में बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है और इसकी वजह से जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते होंगे वो नहीं होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इस डिसएडवांटेज के बावजूद भी भाई जिन लोगों को ज़रूरत है वो फॉरवर्ड पार्टीज़ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को करती हैं, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का भी मार्केट अपने आप में एक बहुत ही ह्यूज मार्केट है, जिसके अंदर बहुत सारे असेट्स के ऊपर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ जो पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी डिसएडवांटेज या दूसरी बड़ी लिमिटेशन क्या है। ठीक है जी, मैं प्रोसीड करता हूँ इस क्लिप के अंदर। तो इस तरह से जो दूसरी डिसएडवांटेज हम लोगों को दिखाई पड़ रही है वो है काउंटर पार्टी रिस्क। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी एक लिमिटेशन है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, कि जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि एक बायर और सेलर के बीच में ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वही सेम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया हमने। तो अक्सर ऐसा होता है कि भाई ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया और जब सेटलमेंट की डेट आई तो दो पार्टीज़ में से किसी पार्टी ने क्या कर दिया, डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो इसी डिफ़ॉल्ट से जुड़े हुए रिस्क को हम काउंटर पार्टी रिस्क बोलते हैं, ठीक है ना। बायर के लिए काउंटर पार्टी कौन है, सेलर है। सेलर के लिए काउंटर पार्टी कौन है, बायर है। तो जब हमने मतलब बायर और सेलर ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई ठीक है 25th ऑफ मई को हम क्या करेंगे, इसका सेटलमेंट करेंगे। तो जब 25th मई आती है तो 25th मई तक आते आते या बीच में ही कुछ इस तरह की मार्केट के अंदर सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बायर के लिए या सेलर के लिए अनफेवरेबल हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट में दिखाया जा रहा है कि भाई क्या हुआ, 25 मई को सेटलमेंट करने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, 22 रुपये का भाव भी क्या कर लिया, हमने तय कर लिया। अब जब हम 25 मई की तरफ आगे बढ़ने लगे तो क्या हो गया, मार्केट, स्पॉट मार्केट यानी कि कैश मार्केट में जो वीट यानी गेहूं का जो दाम है वो गिरने लगा। अब गेहूं का जब दाम गिरने लगा, गेहूं का प्राइस टूटने लगा और वो ऐसे नीचे के भावों पर गेहूं अवेलेबल होने लगा, तो एक तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए अनफेवरेबल होने लगेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बायर के लिए अनफेवरेबल होने लगेगा। क्योंकि बायर ने क्या कर रखा है, पहले 22 रुपये पे क्या खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, लेकिन मार्केट में क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, मार्केट में गेहूं का भाव जो है वो टूट रहा है। तो बायर ने सोचा तो ये था कि मार्केट में गेहूं का दाम बढ़ेगा, चलो पहले से हम क्या कर देते हैं, 22 रुपये पे खरीदने का हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन हुआ क्या, उल्टा। और उल्टा ऐसा हुआ कि मार्केट में भाव टूटने लगा और ये कॉन्ट्रैक्ट बायर के लिए अनफेवरेबल होने लगा। तो अब जब 25 मई की स्थिति आई तो ऐसा हो सकता है कि बायर जो है वो डिफ़ॉल्ट कर दे, वो सेटलमेंट करने ना आए। सेम केस सेलर के साथ भी हो सकता है कि भाई सेलर ने क्या किया, ये सोच करके ये कॉन्ट्रैक्ट किया
कि भाई ये 25 मई को मैं 22 रुपए पर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि 25 मई तक क्या होगा, रेट टूट जाएगा, लेकिन मुझे 22 रुपए पे बेचने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि पहले से मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इस बायर के साथ कर रखा है। लेकिन सिनेरियो ऐसा पैदा हुआ कि मार्केट में भाव टूटने के बजाय मार्केट में तेजी आ गई, मार्केट में गेहूं का दाम क्या हो गया, चढ़ गया। अब सेलर सोच रहा है अरे यार मैंने तो 25 मई पे 22 रुपए पे डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, जबकि मार्केट में तेजी बनी हुई है। अगर मार्केट में मैं माल बेचता तो 24 में बेच लेता, 25 में बेच लेता। तो ऐसे सिनेरियो में क्या हो सकता है कि सेलर भी डिफॉल्ट कर सकता है कि मैं 22 रुपए में इस बंदे को गेहूं क्यों बेचूं, जबकि मैं ओपन मार्केट में, कैश मार्केट में, स्पॉट मार्केट में मैं ऑलरेडी जो है 24 या 25 के भाव से गेहूं बेच सकता हूं। तो इस तरह की स्थितियां जो हैं वो पैदा हो सकती हैं, जिसकी वजह से बायर और सेलर क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट कर सकते हैं। इसी बात को मैंने इस क्लिप के माध्यम से भी बताने की कोशिश करी है, जो मैं आपके सामने प्ले कर रहा हूँ। इसको आप देखिए ध्यान से कि भाई 25 मई की सेटलमेंट डेट हुई थी, इस तरह से डेट्स बीतना चालू हुई और ये 25 मई की डेट आ गई और सेटलमेंट डेट अराइव हो गया। अब देखिए ज़रा, आप भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। बताया जा रहा है आपको कि भाई 25 मई की डेट आ गई, बायर तो आ गया सेटलमेंट करने, लेकिन सेलर गायब हो गया। कहना है भाई सेलर कहाँ है, तो उसके बाद बताया जाता है कि सेलर सेटलमेंट करने आया ही नहीं, टर्न अप ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि मार्केट जो है वो ट्रेड अप कर रहा था, यानी कि मार्केट क्या हो गया, तेज हो गया, और सेलर को जो है 22 रुपए यानी कि कम रेट पे माल बेच करके नुकसान होता है, तो सेलर भाग गया। ठीक है ना, ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई सेलर तो सेटलमेंट करने आ गया 25 मई को, लेकिन बायर नहीं आया, बायर ने डिफॉल्ट कर दी। सेलर तो आ गया, बायर कहाँ है, पूछा ये आया रहा है। तो सेलर से सेटलमेंट करने बायर इसलिए नहीं आया क्योंकि उस दिन क्या हो रहा था, मार्केट नीचे ट्रेड कर रही थी और बायर को नुकसान हो रहा था। तो इस तरह से मैंने आपको काउंटर पार्टी रिस्क किस तरह से होता है बायर और सेलर के बीच में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसको समझाने की कोशिश करी। अगेन मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप इससे ये मतलब ना निकालिएगा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बड़ा एक डेंजरस चीज़ है और बड़ी ही एक रिस्की चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़े लेवल के ऊपर किए जाते हैं। अभी जैसे मैंने आपको एक एक्सपोर्टर का एग्जांपल दिया, तो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर बहुत सारी ऐसी सेगमेंट्स हैं जहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। हाँ, कुछ रिस्क, कुछ लिमिटेशंस, कुछ डिसएडवांटेजेस जो हैं वो एसोसिएटेड हैं। तो जो पार्टीज़ इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को करती हैं वो पूरा रिस्क को एनालाइज करके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको करती हैं और पूरी तरह से लीगली बाइंडिंग होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है जी, और पूरी तरह से लॉ के थ्रू इन कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स भी किया जा सकता है। तो एक लेकिन ये होता है कि भाई जब हम एक कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक की हम लिमिटेशंस भी जानें। इसी वजह से मैंने आपको ये जो 2 लिमिटेशंस की फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स थी उनको बताना ज़रूरी समझा। और आखिर में मैं इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कुछ इस तरह से समराइज़ करूँगा, जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है कि भाई हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट देखा कि भाई डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें जो प्राइस होता है, जिसके ऊपर ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, वो प्राइस जो है किसी दूसरी जगह से उस प्राइस को डिराइव किया जाता है। जैसे हमने देखा कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस होता है वो स्पॉट मार्केट से डिराइव किया जाता है। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि भाई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर OTC डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। OTC डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हुए जो कि ओवर द काउंटर होते हैं, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर बायर और सेलर जो पार्टीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली निगोशिएट करती हैं, डायरेक्टली डील करती हैं। और फिर OTC डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी कई तरह के हो सकते हैं, जिसके अंदर अभी हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को समझा। तो ये जो एक चेन बनी हुई है जहाँ पर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर ये जो टर्मिनोलॉजी है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसको लेकर के दिमाग में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, फ़र्क को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो हम डेरिवेटिव्स भी समझ चुके हैं, डेरिवेटिव्स के अंदर हमने OTC डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को भी समझा है और उसके अंदर हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को भी समझा है। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे और हम देखेंगे डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स की एक दूसरी कैटेगरी जो कि एक्सचेंजेस पर ट्रेड होती है। ठीक है जी, अभी हमने देखा ऐसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि OTC डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जहाँ पे पार्टीज एक दूसरे के साथ डायरेक्टली निगोशिएट कर रही हैं। अब हम देखेंगे ऐसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, जो कि एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं। ठीक है जी, तो स्टे विद मी और सी मी इन माई नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू।